नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। बहुत से साथियों की रिक्वेस्ट पर आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है सेंट्रल सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल 1979। बहुत से साथी ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो अपने साथियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि ज्वाइनिंग टाइम क्या है तथा ज्वाइनिंग टाइम को अवेल करने से रिलेटेड कौन से रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है। जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रांसफर होता है तो उसकी ट्रांसफर के दौरान एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचने के लिए तथा अपनी फैमिली को साथ में ले जाने के लिए और उस नए स्टेशन में एडजस्ट होने के लिए उसे कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, जिसे कि ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। तो ज्वाइनिंग टाइम की एप्लीकेबिलिटी क्या है, अर्थात ज्वाइनिंग टाइम का ये रूल किन किन एम्प्लॉइज पर लागू होता है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो कि सेंट्रल सिविल सर्विस रूल को फॉलो करते हैं, उन सब पर ज्वाइनिंग टाइम रूल 1979 एप्लीकेबल होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय या आर्म्ड फोर्सेस तथा ऐसे एम्प्लॉय जो कि टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन पर ज्वाइनिंग टाइम रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता। इन पर स्पेसिफिक उस डिपार्टमेंट विशेष से रिलेटेड रूल एप्लीकेबल होता है। अब हम जानेंगे कि ज्वाइनिंग टाइम के लिए कौन कौन सी कंडीशंस कंपल्सरी है या एडमिसिबिलिटी ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम। तो ज्वाइनिंग टाइम को कौन कौन से व्यक्ति अवेल कर सकते हैं या कौन कौन से व्यक्ति या कौन कौन से एम्प्लॉय ले सकते हैं। तो ज्वाइनिंग टाइम के लिए जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि ज्वाइनिंग टाइम किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तभी मिलता है जब उसकी ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट में होती है। अगर उसकी ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट में की जाती है तो ही उसे ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी रिक्वेस्ट पर अपने स्टेशन को चेंज करता है या उसकी ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर होती है तब उसे कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता। दूसरा, अगर किसी डिपार्टमेंट विशेष में सरप्लस स्टाफ को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में शिफ्ट किया जाता है तो उन पर भी ज्वाइनिंग टाइम रूल 1979 इंप्लीमेंट होता है तथा उन्हें ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। सेकेंडली, ज्वाइनिंग टाइम को लेने के लिए ये एक कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग टाइम तभी ले सकता है जब उसकी परमानेंट ट्रांसफर होती है। यहाँ पर परमानेंट ट्रांसफर का मीनिंग है कि उसकी ये ट्रांसफर मोर देन 180 डेज के लिए होनी चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में उसकी ट्रांसफर लेस देन 180 डेज के लिए होती है तो वह ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं कर सकता, उसे कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता। अर्थात अगर उसकी ट्रांसफर मोर देन 180 डेज के लिए से ज्यादा होगी तब ही वह ज्वाइनिंग टाइम लेने के लिए एलिजिबल है। सेकेंडली कंडीशन क्या है कि ज्वाइनिंग टाइम किसी एम्प्लॉय विशेष को तभी दिया जाता है जब वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रांसफर होता है और अपनी फैमिली को भी साथ में ट्रांसफर करता है, चाहे उसी वक्त कर लेता है या विद इन ज्वाइनिंग टाइम ट्रांसफर करता है। अगर कोई एम्प्लॉय विशेष अपनी फैमिली को विद इन टाइम ट्रांसफर नहीं करता है तब भी वह ज्वाइनिंग टाइम को लेने का हकदार नहीं रहता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो ज्वाइनिंग टाइम को अवेल करने के लिए
या लेने के लिए किसी इम्प्लाई विशेष को फुलफिल करनी होती है। अब हम जानेंगे कि ज्वाइनिंग टाइम के पीरियड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, अर्थात कि हमें मिनिमम कितने दिन की ज्वाइनिंग टाइम मिल सकता है तथा मैक्सिमम हम कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब किसी एम्प्लॉय विशेष की ट्रांसफर लॉन्ग डिस्टेंस में होती है, अर्थात कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एट द कंडीशंस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब भी कोई एम्प्लॉय एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रांसफर करता है और उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, अगर वह डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से कम है तो उसे मैक्सिमम 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, अगर उसका डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से कम है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, अगर वह एम्प्लॉय 1000 किलोमीटर से कम की दूरी तय करता है लेकिन उसके द्वारा ये जो 1000 किलोमीटर से कम का समय है उसमें वह 200 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की, 200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बाई रोड कंटिन्यू करता है, तो उसका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो 2 दिन और बढ़ा दिया जाता है, अर्थात उसे 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। अब सेकंड कंडीशन की बात करें कि अगर कोई किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफर 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर तथा 2000 किलोमीटर से कम की दूरी के बीच में हो जाती है तो उसे मैक्सिमम 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, अगर ये एम्प्लॉय इस डिस्टेंस में 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को बाई रोड कंटिन्यू ट्रैवल करता है तो इस एम्प्लॉय विशेष को 12 की जगह 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। थर्ड कंडीशन की बात करें, अगर किसी एम्प्लॉय विशेष की ट्रांसफर मोर देन 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हो जाती है तो इस एम्प्लॉय को 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। इसमें भी कंडीशन यही है कि अगर वह इसमें 200 किलोमीटर की दूरी अगर वो कंटिन्यू बाय रोड तय करता है तो भी उसे 15 दिन का टाइम ही दिया जाता है। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, अगर ये एम्प्लॉय विशेष इस डिस्टेंस को बाय एयर ट्रैवल करता है तो उसका ये ज्वाइनिंग टाइम 15 दिन से कम करके 12 दिन कर दिया जाता है। लेकिन अगर इस डिस्टेंस में बाई एयर वो इस डिस्टेंस को कवर करता है और इसमें 200 किलोमीटर बाई रोड है, बाई रोड वो कंटिन्यू डिस्टेंस को कवर करता है तो उसे 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। तो हमने ये जाना कि किसी एम्प्लॉय विशेष को मैक्सिमम 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम ही दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ज्वाइनिंग टाइम अलाउड लोकल ट्रांसफर। अगर किसी एम्प्लॉय विशेष की लोकल ट्रांसफर हो जाती है और वह विद इन 8 किलोमीटर और 20 किलोमीटर्स एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रांसफर करता है तो इस एम्प्लॉय को लोकल ट्रांसफर के केस में मैक्सिमम 1 डे का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। तो लोकल ट्रांसफर के केस में कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है? केवल और केवल 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम विद अदर लीव्स। क्या हम ज्वाइनिंग टाइम को दूसरी लीव के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। हम ज्वाइनिंग टाइम को किसी भी अदर लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि आप ज्वाइनिंग टाइम को किसी भी केस में
कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। और जब हम बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम, कि ज्वाइनिंग टाइम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो ज्वाइनिंग टाइम की कैलकुलेशन के लिए फोरनून और आफ्टरनून दोनों चीजें मैटर करती हैं। अगर कोई एम्प्लॉय किसी डे विशेष को फोरनून लीव होता है तो उसका ज्वाइनिंग टाइम उसी दिन से शुरू माना जाता है, अर्थात उसके ज्वाइनिंग टाइम की कैलकुलेशन उसी दिन से की जाती है। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉय विशेष आफ्टरनून उस स्टेशन विशेष से लीव होता है तो उसका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो नेक्स्ट डे से कंसीडर किया जाता है, अर्थात उसके ज्वाइनिंग टाइम की कैलकुलेशन उससे नेक्स्ट डे से की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि क्या संडे और हॉलिडे को ज्वाइनिंग टाइम के साथ कंबाइन किया जा सकता है। अगर संडे और हॉलिडे ज्वाइनिंग टाइम के बीच में या ज्वाइनिंग टाइम से पहले आते हैं तो ये संडे और हॉलिडे भी ज्वाइनिंग टाइम की कैलकुलेशन में कंसीडर किए जाते हैं। अर्थात मान लो किसी एम्प्लॉय को 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है और इस ज्वाइनिंग 15 दिन के ज्वाइनिंग टाइम में 3 दिन एक संडे और 2 अदर हॉलिडे है तो उसका ये ज्वाइनिंग टाइम जो नेट ज्वाइनिंग टाइम कंसीडर होगा 15 - 3 12, अर्थात उसे नॉर्मल 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्लस 3 दिन के ये जो डेज हैं ये भी उसके ज्वाइनिंग टाइम में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय विशेष का ज्वाइनिंग टाइम खत्म होने के बाद अगर संडे या कोई हॉलिडे आता है तो इसकी कैलकुलेशन उसके ज्वाइनिंग टाइम में नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति विशेष को 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है और वह इन 15 दिन को अवेल करता है और उसका ज्वाइनिंग टाइम खत्म होने के नेक्स्ट डे को संडे है तो वह मंडे को ज्वाइन कर सकता है। उसका ये संडे एज ए लीव कंसीडर किया जाएगा। इस केस में वो इस संडे या किसी हॉलिडे को अवेल कर सकता है, लेकिन अगर शुरू में या ज्वाइनिंग टाइम के बीच में संडे या कोई हॉलिडे आता है तो वह ज्वाइनिंग टाइम का ही पार्ट माना जाता है। कई बार क्या होता है कि जब किसी एम्प्लॉय विशेष की ट्रांसफर हो जाती है और वह ज्वाइनिंग टाइम को अवेल कर रहा होता है तो उसी दौरान उसके जो ट्रांसफर ऑर्डर है वह अमेंड हो जाते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो क्या इस केस में उसके ज्वाइनिंग टाइम पर कोई इफेक्ट पड़ता है? तो इसका आंसर है यस। जब भी किसी एम्प्लॉय विशेष के ऑर्डर अमेंड होते हैं और उसका स्टेशन चेंज कर दिया जाता है जो कि उसके पहले ऑर्डर में था, उसके अलावा तो उसका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो दोबारा से काउंट किया जाता है। कैसे? जैसे कि फ्रेश ऑर्डर में ऐसे कंसीडर किया जाता है कि ये ऑर्डर नए सिरे से किए गए हैं और उस एम्प्लॉय विशेष के लिए जो ज्वाइनिंग टाइम है उसकी कैलकुलेशन भी हम अमेंडमेंट डेट से, जिस दिन ऑर्डर अमेंड होते हैं उस तारीख से दोबारा से उसके ज्वाइनिंग टाइम की कैलकुलेशन की जाती है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉय ट्रांसफर हो जाते हैं और जो उनका ज्वाइनिंग टाइम बनता है वह उस ज्वाइनिंग टाइम को अवेल नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या होता है? तो इस केस में ये होता है कि जितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम वह एम्प्लॉय विशेष अवेल नहीं करता है वह उसके बचे हुए ज्वाइनिंग डेज हैं वो उसके अर्न्ड लीव अकाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं। मान लो किसी एम्प्लॉइज की अर्निंग 260 है और उसे 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है,
लेकिन वो इसमें से 5 दिन का ज्वाइनिंग टाइम अवेल करता है, तो उसका जो अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम अर्थात 10 दिन का जो ज्वाइनिंग टाइम के डेज हैं वो उसके अर्न लीव अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। अगर किसी एम्प्लॉय विशेष का लीव अकाउंट 300 डेज तक पहुंच चुका है और वह एम्प्लॉय अपनी ज्वाइनिंग डेज को अवेल नहीं करता है, अर्थात उसके अनअवेल्ड जो डेज हैं वो 10 बचते हैं, तो वह इन 10 बचे हुए 10 डेज को इन 300 अर्न लीव में ऐड नहीं कर पाता है। अर्थात अर्न लीव अकाउंट में अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम को ऐड करने के लिए ये एक कंडीशन है कि आपकी अर्न लीव किसी भी केस में 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 300 से कम है तो जितने डेज 300 से कम है उतने डेज के ज्वाइनिंग टाइम को ही आप अर्न लीव अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। अगर 300 से ज्यादा है तब आप ज्वाइनिंग टाइम को अर्न लीव अकाउंट में ऐड नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम स्पेल ऑफ ज्वाइनिंग टाइम विद अदर काइंड ऑफ लीव। तो जब भी ज्वाइनिंग टाइम को कैजुअल लीव के अलावा अदर लीव के साथ, चाहे वो अर्न लीव हो या दूसरी लीव हो, के साथ कंबाइन किया जाता है, तो मैक्सिमम 13 डेज तक ही हम ज्वाइनिंग टाइम को अदर लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम ज्वाइनिंग टाइम को कंबाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उस पीरियड्स को हम डायजोनल पीरियड मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी एम्प्लॉय विशेष को 10 दिन की कैजुअल लीव, 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, तो वह इस ज्वाइनिंग टाइम के साथ मैक्सिमम 20 डेज की अदर लीव ले सकता है। अर्थात वह मैक्सिमम 30 डेज तक ही अपने ज्वाइनिंग टाइम और अदर लीव को कंबाइन करके अवेल कर सकता है। एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लो किसी एम्प्लॉय विशेष को 15 डेज का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, तो वह मैक्सिमम 15 डेज की अदर लीव को ज्वाइनिंग टाइम के साथ कंबाइन करके अवेल कर सकता है। इससे ज़्यादा किसी भी लीव के साथ ज्वाइनिंग टाइम को कंबाइन नहीं किया जा सकता। तो आज हमने जाना कि ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है, ज्वाइनिंग टाइम का प्रोसीजर क्या है, मैक्सिमम कितने डेज का ज्वाइनिंग टाइम होता है, ज्वाइनिंग टाइम के डेज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ज्वाइनिंग टाइम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तथा अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम का क्या किया जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।